आज हम अध्ययन करेंगे आय तथा आराम, इनकम एंड लेजर का। यदि कुल उपयोगिता आमदनी और आराम पर निर्भर करे तो इस संबंध को दर्शाने वाला उपयोगिता फलन इस तरह का होगा। यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेजर एंड इनकम। ए लेजर आराम और वाई आमदनी आय इनकम। अब किसी के दिमाग में सवाल आ सकता है कि साहब आराम से क्या उपयोगिता मिलती होगी। ऐसा नहीं है। इस बात को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति 18-20 घंटे काम करके बैठा हुआ है। एक श्रमिक 18 से 20 घंटे या जो भी है एक निश्चित समय उसने काम किया है और एक व्यक्ति आता है, उससे कहता है कि भाई 1 घंटा काम कर लीजिए, मैं तो आपको 200 रुपये दूंगा 1 घंटे के बदले, 1 घंटे काम करने के बदले। यदि वो श्रमिक ये कहता है कि भाई अपने 200 रुपये अपने पास रखिए, अब मुझे आराम करना है, मुझे नींद की सख्त आवश्यकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि श्रमिक ने 200 रुपये की आमदनी, 1 घंटे की 200 रुपये की जो आमदनी है उसकी बजाय आराम को चुना। यानी 200 रुपये से जो उसे उपयोगिता मिल रही है या मिलती, उसने ये महसूस किया कि उसे एक जो है आराम करने से कहीं अधिक उपयोगिता मिलेगी। तो ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि आराम से भी उपयोगिता मिलती है, क्योंकि उपयोगिता तो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है ही। तो इस स्थिति में उपयोगिता फलन U इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेजर एंड इनकम, यानी विश्राम और आय पर निर्भर करेगा। और इसका जो उदासीनता वक्र होगा वो इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये उदासीनता वक्र होगा इंडिफरेंस कर्व। किस चीज़ का? आय और आराम के बीच में जो उदासीनता वक्र होगा। अब इस वक्र में देखिए, हमने y अक्ष पर आमदनी को दर्शाया है और x अक्ष पर हमने समय को लिया है। समय t इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने 24 घंटे ही तो होते हैं। 24 घंटे में से श्रमिक कितने घंटे काम करेगा ये उसे तय करना है, कितने घंटे आराम करेगा। यदि वो आराम ज़्यादा करता है तो काम कम करेगा, और काम ज़्यादा करता है तो आराम कम करेगा। तो इन दोनों के बीच में उसका अपना चुनाव होगा, जो भी निर्णय होगा परिस्थितियों के हिसाब से। खैर, लेकिन आय और आराम के मध्य जो संबंध है, इस संबंध को दर्शाने वाला वक्र बनेगा, उदासीनता वक्र, वो इस तरह का बनेगा। अब टी के बाद में ये ख़त्म है, क्योंकि 24 घंटे के बाद तो आप काम कर ही नहीं सकते भाई, दिन में 24 ही घंटे हैं। यहाँ एक बात और जो विचारणीय है, ए और बी बिंदु पर विचार कीजिए। यदि बिंदु ए से बी पर जाया जाए तो आय में परिवर्तन डेल्टा वाई, और परिवर्तन क्या हुआ है? आय में कमी हुई है, लेकिन आराम में वृद्धि हुई है डेल्टा एल। तो अगर आराम बढ़ाना है तो उसे आय छोड़नी पड़ेगी, और यदि आमदनी अधिक पानी है तो उसे काम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आराम छोड़ना पड़ेगा। तो आय और आराम के मध्य जो उदासीनता वक्र होगा, अब इस उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर श्रम की जो उपयोगिता का स्तर है वो समान है। जितनी उपयोगिता ए बिंदु से ए पर मिल रही है उसे, उतनी ही उपयोगिता उसे बी बिंदु पर मिलेगी, उतनी ही किसी अन्य बिंदु पर मिलेगी। तो इस तरह से आय और आराम के मध्य उदासीनता वक्र ऋणात्मक ढाल का है, मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और इस उदासीनता वक्र की वही विशेषताएं हैं, आय और आराम के मध्य जो उदासीनता वक्र है उसकी वही सब विशेषताएं हैं जो दो वस्तुओं के मध्य उदासीनता वक्र की विशेषताएं होती है। ये ऋणात्मक ढाल का होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है जो ह्रासमान होती है, और यह मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होगा, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
और दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, तो इसमें सकारात्मकता और ट्रांजिटिविटी और संगतता का नियम भी इसमें लागू होता है। तो जो एक सामान्य उदासीनता वक्र की विशेषताएं वही आय और आराम के मध्य उदासीनता वक्र की विशेषताएं होंगी। अब आप गौर कीजिए कि इस उदासीनता वक्र का समीकरण क्या होगा। इसका समीकरण होगा U0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेजर एंड इनकम, L फॉर लेजर, Y फॉर इनकम। U0 का मतलब है कांस्टेंट यूटिलिटी, स्थिर उपयोगिता, यानी इस उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उसे समान संतुष्टि, समान उपयोगिता मिलती है। अब इस जो उदासीनता वक्र का समीकरण है, इसका अवकलन कीजिए। जब आप कुल अवकलन करेंगे, देखिए वैसे तो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, इस उदासीनता वक्र का ढाल जो है वो क्या होगा, dy/dl, यानी आराम में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाला परिवर्तन। और ये क्या होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेजर फॉर इनकम के बराबर होगा। लेकिन इसको हम यहाँ से निकालते हैं कि ये उदासीनता वक्र का समीकरण है। अब इसका कुल टोटल डिफरेंशिएशन कीजिए, कुल अवकलन करते हैं। जब आप कुल अवकलन करेंगे तो du0 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्योंकि पास ये दो हैं, लेजर एंड इनकम, तो सबसे पहले लेजर को फेस कीजिए आप, डेल यू डेल्टा या डेल, मैं इसको डेल बोलता हूँ अक्सर और आप जो भी बोलना चाहें, स्मॉल डेल्टा है ये, डेल यू बाई डेल एल इंटू डी एल, क्योंकि आप टोटल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस अब इनकम को फेस कीजिए, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई। हो गया साहब। अब आपने कहा है कि U0 इक्वल क्या है, कांस्टेंट यूटिलिटी है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए du तो जीरो हो गया, du0 इक्वल टू जीरो। तो बचा क्या, डेल यू बाई डेल एल इंटू डी एल प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। अब आप इनकम को एक साइड रखिए और लेजर को दूसरे साइड ले जाइए, तो डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू, आप इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा चिन्ह, तो डेल यू बाई डेल एल इंटू डी एल। ये है क्या, डेल यू बाई डेल वाई, ये आय की सीमांत उपयोगिता है। आय में एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि होने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन, यही तो है ये। और ये आराम की सीमांत उपयोगिता है, आराम या विश्राम की सीमांत उपयोगिता, डेल यू बाई डेल एल। इसको एफ वाई, क्योंकि यहाँ हम इनकम को वाई से दर्शा रहे हैं, और इसको एफ एल, क्योंकि हमने लेज़र के लिए एल काम में लिया, लेबर नहीं है, ध्यान रहे, ये कन्फ्यूजन नहीं हो आपके बिल्कुल भी कहीं भी। ये फंक्शन ऑफ एल, वो एफ एल जो है बेसिकली लेज़र के लिए काम में लिया है। यहाँ पर हमने इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल यू बाई डेल वाई की जगह एफ वाई इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस चिन्ह तो यहाँ से आया है, इसको एफ एल कहेंगे तो एफ एल इंटू डी एल, और अब इसे डी वाई का भाग दे दीजिए, या तो इक्वेशन में दोनों साइड में, या जो भी आप करना चाहें, तरीका यही है। डी वाई बाई डी एल हमें चाहिए, डी वाई बाई डी एल इक्वल टू, बाई कहेंगे इसको, ध्यान रहे, बटा नहीं, अब भूल जाइए, बटा सही की बोलना, डी वाई बाई डी एल इक्वल टू माइनस एफ एल बाई एफ वाई। डी वाई बाई डी एल क्या है, ये बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेजर फॉर इनकम है, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का रूप है। ये उदासीनता वक्र, आय और आराम के मध्य जो उदासीनता वक्र है उसका ढाल या प्रतिस्थापन की सीमांत दर है।
देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ बहुत क्लियर दर्शाया है। dy बाई डी एल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेजर फॉर इनकम है, ये होता है डी आई। ये उदासीनता वक्र का ढाल है जो कि यहाँ लिखा है स्लोप ऑफ दिस कर्व या स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बिटवीन लेजर एंड इनकम। यहाँ उदासीनता वक्र का ढाल आय के लिए आराम की प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेजर फॉर इनकम होता है, और यह विश्राम, आराम और आय की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तो हुआ आय और आराम के मध्य उदासीनता वक्र। अब दूसरी बात देखिए आप, जिस तरह से हमने वस्तुओं के संदर्भ में देखा था कि एक उदासीनता वक्र होता है, एक बजट रेखा या कीमत रेखा होती है, यहाँ मजदूरी रेखा होगी, वेज लाइन। अब वेज लाइन को समझिए साहब, मजदूरी रेखा को। मजदूरी रेखा के लिए आप मजदूरी रेखा का जो डायग्राम बनाएंगे वेज लाइन का, तो एक्स अक्ष पर हम टाइम को लेंगे टी इक्वल टू 24 आवर। भाई एक दिन में 24 घंटा होते हैं, और उन 24 घंटा में से लेज़र, आराम और कार्य के घंटे, इनमें समय का विभाजन होता है। और वाई अक्ष पर हमने आमदनी को दर्शाया है। माना, यहाँ समझिए पहले, फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे हम। मान लीजिए कि मजदूरी की दर, वेज रेट, प्रति घंटा 100 रुपया है। भाई प्रति घंटा कार्य के बदले दिया गया जो रिवार्ड है, पुरस्कार है या भुगतान है, वो मजदूरी की दर होगी, और वो मान लीजिए 100 रुपया है। आर रेट ऑफ वेज 100 रुपीज़। यदि श्रमिक 24 घंटे कार्य करे, यानी बिल्कुल भी आराम नहीं करे, एक दिन में पूरा का पूरा 24 घंटा काम करे और कोई आराम नहीं करे, आराम नहीं करे तो लेजर जो है 0 हो गया और डब्लू है 24 हो गया। तो उसकी आमदनी या आय क्या होगी? भाई एक घंटे में जो उसे, भाई मजदूरी की दर गुणा कार्य के घंटे, यही तो ऐसे ही तो निकालेंगे हम कि उसने जितने घंटे काम किया और एक घंटे में जो उसे मजदूरी मिली। अब उसने अगर 10 घंटे काम किया, 100 रुपये मजदूरी है, तो उसको जो आय होगी वो 1000 रुपये हो गई। और अगर उसने 24 घंटे काम किया है और एक घंटे में उसे 100 रुपये मिलते हैं, तो 2400 रुपये हो गई। तो यही तो हुआ। तो वाई बराबर 2400 कैसे हुआ? मजदूरी की दर गुणा कार्य के घंटे, इस तरह से निकाली हमने। और अब यहाँ देखिए आप, यही हम यहाँ कह रहे हैं कि यदि L बराबर 0 का मतलब मूल बिंदु पे है, और मूल बिंदु पे जब वो आ गया तो W है जो ये 24 हो गया। यहाँ से ये वर्क है, ये 24 आवर है। 24 और रेट ऑफ वेज क्या है? 100 रुपीज़। 24 इंटू 100, तो ये टोटल इनकम जो उसकी हुई ओ वाई, ये हुई R इंटू डब्लू। ठीक है, ये मजदूरी की दर है, वो कुल आय हुई उसकी, अगर वो आराम बिल्कुल भी नहीं करे। और उस स्थिति में इस मजदूरी रेखा का ढाल क्या होगा? स्लोप जो है मजदूरी रेखा का वो होता है ओ वाई बटा वर्क आवर। तो वाई कुल आमदनी, ओ वाई का मतलब है कुल आमदनी बटा मजदूरी की दर, वो कार्य के घंटे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो कुल आय बटा कार्य के घंटे, कुल आय R इंटू डब्लू, और कार्य के घंटे W, तो W से W कैंसिल हो गया, तो बचा R, वेज रेट, ये निकलेगा। तो कीमत रेखा, वो उसका मजदूरी रेखा का जो ढाल है, इस रेखा का ढाल होता है मजदूरी की दर के बराबर। इस बात को यहाँ पे भी देखिए, मजदूरी रेखा का ढाल Y बाई डब्लू इक्वल टू R, अर्थात मजदूरी की दर के बराबर कि मजदूरी रेखा का ढाल होता है। तो अब आपने
एक तो आय और आराम के मध्य उदासीनता वक्र समझ लिया, उदासीनता वक्र का ढाल समझ लिया आप, आय और आराम जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन लेजर फॉर इनकम समझ ली, और मजदूरी रेखा समझ ली। अब संतुलन के लिए इक्विलिब्रियम जो है, इसके लिए क्या होना चाहिए? संतुलन बिंदु पर हमने अभी वस्तुओं के संदर्भ में देखा था कि उपभोक्ता संतुलन कब होता है। भाषा रूप में हम जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है कि जब दोनों वस्तुओं के मध्य उदासीनता वक्र है जो वो उपभोक्ता की कीमत रेखा को स्पर्श करे, या वह बिंदु जहां उदासीनता वक्र का ढाल बजट रेखा या कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो, तो वह उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु होगा। वहाँ उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ वस्तु नहीं है, यहाँ आय और विश्राम के मध्य उदासीनता वक्र है और एक कीमत रेखा की जगह मजदूरी रेखा है, तो संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर आराम और आय के मध्य जो उदासीनता वक्र है वो मजदूरी रेखा को स्पर्श करे, यानी दोनों के ढाल बराबर हों। अब देखिए, वाई अक्ष पर आमदनी और एक्स अक्ष पर हमने जो समय को लिया है, जिसमें वर्क और लेजर के रूप में उसका विभाजन है। बिंदु ई पर जो उदासीनता वक्र है आय और आराम के मध्य, वो मजदूरी रेखा को स्पर्श कर रहा है, यानी दोनों के ढाल बराबर हैं। और उदासीनता वक्र का ढाल क्या है? आराम और आय की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात, और मजदूरी रेखा का ढाल मजदूरी की दर के बराबर होता है। तो FL बाई FY इक्वल टू R, ये संतुलन बिंदु पर होगा। यहाँ श्रम संतुलन में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें संतुलन के लिए ये होना चाहिए। अब हमारे सामने कि श्रम के पूर्ति फलन का निरूपण कैसे करें, तो श्रम के पूर्ति फलन का निरूपण उपयोगिता अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर किया जा सकता है, और इसके निरूपण की डेरिवेशन की, इसके डिराइव करने की दो मेथड हैं। एक तो सरल अधिकतमकरण की विधि है और दूसरा उपयोगिता अधिकतमकरण की विधि है। हम दोनों ही विधियों से उदाहरण लेकर श्रम का पूर्ति फलन किस तरह से निरूपित होगा ये समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, ये बाकी जो बातें हैं अगले व्याख्यान में। थैंक यू, धन्यवाद।